नमस्कार, जय हिंद। हम बड़े ही शानदार तरीके से अपनी हिस्ट्री को आगे लेते हुए चल रहे हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से डीपली पढ़ते जा रहे हैं और हम अपने लक्ष्य की तरफ बड़े उत्सुकता की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हुमायूं रहेगा, जिसमें 1530 से लेकर के 1556 तक जिसने शासन किया और इसके शासनकाल के दौरान इसके क्या क्या बुराइयां थी, क्या क्या अच्छाइयां थी और इसने क्या कठिनाइयां झेली और ये कैसे कैसे आगे बढ़ता गया और किस तरीके से हुमायूं के बीच में एक शासनकाल आता है किसका, सूर्यवंश का। तो वो कैसे आया, क्या वजह रही, जिसकी क्या गलती की हुमायूं ने, वो सारी बातें हम इस एक वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, बड़ा मज़ा आएगा। देखो, इसका बचपन का नाम क्या है, नसीरुद्दीन महमूद खोदमीर। किसके बचपन का नाम, हुमायूं के बचपन का नाम है नसीरुद्दीन महमूद खोदमीर। एक बात आपको यहाँ ध्यान देनी पड़ेगी कि इसका जो भाई है, इसके जो तीन भाई थे वो तीनों भाई वैसे तो इसके विरोधी रहे हैं हमेशा शुरू से ही, क्योंकि इसके भाइयों का इसे सपोर्ट नहीं मिला था। तो वही भाई आखिर में इसका मतलब इसका सपोर्ट अगर भाइयों का इसे मिल जाता ना, तो इस सूर्यवंश क्या कोई माई का लाल इसको हरा नहीं सकता था। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढावे, बस वही हिसाब किताब चल गया था इसमें, वरना कोई इसको हरा नहीं सकता था। वैसे हुमायूं को मतलब देखा जाए तो हुमायूं का मतलब होता है एक डिजर्विंग कैंडिडेट, एक बहुत अपनी इच्छा को पूरी करने वाला। ठीक है, तो इसका जन्म की बात करें तो 1508 काबुल में इसका जन्म हुआ था। गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शा का ये सूबेदार था। किसका सूबेदार था, बदख्शा का। और जो सूर्यवंश आया था वो 1540 से लेकर के 1555 तक रहा। ये 15 वर्ष सूर्यवंश ने शासन किए कुछ गलतियों की वजह से, उन गलतियों को हम इसमें देखेंगे। इसका जो राज्याभिषेक हुआ, कोरोनेशन हुआ, वो 1530 एडी में आगरा में हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुमायूं की जो माँ थी वो माहम सुल्ताना थी। और इसने क्या किया था, सबसे पहले मैं तुम्हें इसका करेक्टर बताऊँ तो देखो इसके सामने कठिनाइयाँ क्या क्या आई। देखो इधर, देखो इस पॉइंट में देखो कठिनाइयाँ क्या क्या आई। शुरुआत में क्या हुआ था, जो मेहंदी ख्वाजा था वो मेहंदी ख्वाजा बाबर के समय भैया एक कमांडर, एक सेनापति था। तो 20 वर्ष उसने बाबर के समय सेना में बड़े अच्छे तरीके से काम किया। तो क्या हुआ, ये बहुत ही शानदार लड़ाका और बहुत ही योग्य व्यक्ति था और सभी सरदारों ने इसका समर्थन किया मेहंदी ख्वाजा का, कि हम इसको अगला राजा बनता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन मेहंदी ख्वाजा भैया वैसा आदमी थोड़ा आगे की सोच के चलता हूँ। मेहंदी ख्वाजा ने सोचा भाई साहब ये मुझे सपोर्ट तो कर रहे हैं, आखिर मैं राजा बन भी गया, तो ये हुमायूं किसका बेटा है भैया, हुमायूं बेटा है बाबर का। आखिर में अंत में होगा कि हुमायूं को चिढ़ होगी मुझसे और ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेगा और मुझको मरवा देगा भैया। इसीलिए मेहंदी ख्वाजा को पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है और हुमायूं के सामने इसने घुटने टेक करके उसको हुमायूं को समर्थन दे दिया। जितना सारा समर्थन मेहंदी ख्वाजा को मिला था वो सारा समर्थन मेहंदी ख्वाजा ने हुमायूं को सौंप दिया और हुमायूं को अगला राजा घोषित कर दिया। इस तरीके से हुमायूं राजा बना था। ठीक है, तो मेहंदी ख्वाजा के क्या रोल था ये भी आपको समझ में आ गया, ये कौन था ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके सामने क्या घटनाएं थी, हुमायूं के सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी इसके सामने, क्योंकि सबसे जो बड़ी समस्या थी वो आर्थिक समस्या थी। इसके पास धन बहुत कम था, क्योंकि बाबर के समय बाबर बहुत अच्छा लड़ाका था मानते हैं, लेकिन बाबर के पास इतनी समृद्धि नहीं थी धन की, क्योंकि जो सारा धन था वो पहले ही मैंने बताया बहुत सारा धन मंगोल और जो ईरान से जो लोग आए थे व्यापारी लोग, और ऐसे लोग बहुत सारा धन कंट्रोल करके मतलब लूट के ले गए थे। तो भारत में भी वैसे भी बहुत कम धन रह गया था, लेकिन बंगाल साइड में बहुत सारा धन अभी भी बचा हुआ था। तो ये इसके जो ये तो शासन कर रहा था दिल्ली साइड, तो दिल्ली साइड में आर्थिक समस्या थी, बाबर के समय भी थी और हुमायूं के समय तो और ज़्यादा हो गई थी। तो आर्थिक समस्या पहला पॉइंट था इसकी समय, और बहुत ही कठिन परिस्थितियों से ये जूझ रहा था। अफगान शत्रु थे दूसरी साइड। अफगान शत्रु कौन थे, तो प्रथम अफगान वंश लोधी वंश को माना जाता है। लोधी वंश का खात्मा करके ही ये मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो वो तो बदला लेगा, क्योंकि भाई मुगल वंश बाबर से चिढ़ थी उनको, बाबर का बेटा है हुमायूं, तो हुमायूं के समय भी वो चिढ़ते थे। वो योजना बना रहे थे उस साइड लोधी वंश के सारे सरदार जितने भी थे, तो उनका इसे डर था। अफगान शत्रु थे दूसरी साइड। तीसरी साइड बहादुर शाह था। अब ये बहादुर शाह कौन है, ये गुजरात का शासक था। ये भी बहुत ही बेकार था। उसके साइड में भी ये हुमायूं की साइड बहुत ही क्रूर तरीके से व्यवहार करता था, क्योंकि हुमायूं के पास धन की बहुत ज़्यादा समस्या थी इसीलिए। और इसके साथ एक आलम खां लोधी भी था, वो भी इसी के साथ किसके साथ, बहादुर शाह के साथ समर्थन में था। तो ये तीन समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। फिर चौथी समस्या इनके भाइयों की समस्या, मतलब चारों तरफ से समस्या ही समस्या थी इसके सामने।
बहुत ही कठिन जीवन रहा है इसका। साम्राज्य विभाजन में इसकी जो अस्करी था वो संभल का राजा बना हुआ था, जो इससे चिढ़ता था। और जो हिंदाल था वो मेवात का राजा बना हुआ था, ये भी इससे चिढ़ता था। अस्करी और कामरान की जो माँ है वो गुलरुख बेगम है, और जो दिलराज बेगम है वो हिंदाल हिंदाल की माँ है। ठीक है, हिंदाल की माँ कौन सी है? दिलराज बेगम। और जो अभी मैंने हुमायूं की माँ बताई वो उसका नाम क्या था? हुमायूं की माँ का नाम मैंने क्या बताया था? माहम बेगम। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर, यानी इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हुमायूं के सामने क्या क्या समस्याएं थी। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है कि क्या क्या होने वाला है आगे। देखो, तो ये करता है अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले ये 1531 में कालिंजर अभियान शुरू करता है, जिसमें ये चाहता है कि मुझे यहाँ से धन प्राप्त हो सकता है। तो ये बांदा यूपी में ये अटैक करता है। इस यहाँ पर जो शासक था तो प्रताप रुद्रदेव यहाँ पे शासक था। वैसे ये आक्रमण इसका सफल रहा था। जैसे ही ये आक्रमण सफल हो गया, फिर क्या हुआ? उधर से, क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा थीं, तो उधर से महमूद लोदी की आने की सूचना मिल गई। क्योंकि महमूद लोदी जो शासन कर रहा था, जैसे दिल्ली यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है और महमूद लोदी यहाँ पर है, यहाँ से बिहार साइड में, तो बिहार साइड से ये जीतता हुआ महमूद लोदी दिल्ली की तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ शेर खां, जो शेर खां वही है शेरशाह सूरी, ये चुनार दुर्ग पर नियंत्रण कर चुका है। यानी इसे खबर मिली कि शेरशाह सूरी ने चुनार दुर्ग पर अपना नियंत्रण कर लिया है, जो मिर्ज़ापुर में पड़ता है। तो भाई हुमायूं को पता चल गया कि आगे आने वाले समय में हमारे लिए खतरा है, और उसी वक्त हुमायूं ने क्या किया? यहाँ पे एक संधि करी, और संधि करने के बाद ये कालिंजर का अभियान जो प्रताप रुद्रदेव था इसको सौंप करके और वापस चला गया। मतलब ये वैसे तो सफल रहा, लेकिन बाद में ये असफल रहा। इतनी बात क्लियर। इसके बाद देखो, यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद फिर ये थोड़ी देर इंतजार करता है, क्योंकि ये जो हुमायूं बहुत ही आराम पसंद व्यक्ति था, ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा अपने कूटनीतिक दिमाग से काम नहीं करता था ये। मतलब जैसे कोई सामने से वार करेगा तभी वार करता था ये, पहले अपनी तरफ से कोई योजना बनाता नहीं था। सामने से अगर कोई आक्रमण करे जब भी आक्रमण करता था अपने बचाव के लिए, बस कुछ ज़रूरत थी उसकी वजह से इसने शुरू किया आक्रमण, वो थी धन की ज़रूरत। इसका एक आक्रमण और आता है यहाँ पे 1532 का जस्ट। ये राजा बना 1530 में, 31 में भी आक्रमण, 32 में भी आक्रमण, देवरिया अभियान इसने किया। हुमायूं और शेर खां और महमूद लोदी जो कि अभी अभी यहाँ पे आए हुए थे, अभी आपने देखा जो दोनों की दोनों अभी 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 चुनार दुर्ग पर कंट्रोल कर चुका था शेरशाह, और महमूद लोदी भी आ रहा था इसकी तरफ, लेकिन वहाँ से ये चला गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, फिर ये दोनों माने नहीं, और ये हुमायूं से लड़ने के लिए आए, और ये देवरिया के मतलब देवरिया एक जगह वहाँ पे ये युद्ध हुआ, और इसमें हुमायूं की जीत हुई। ठीक है, हुमायूं इसमें जीत जाता है, और जीतने के बाद फिर क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको, इसको यहीं होल्ड करो। यहाँ पे देखो बहादुर शाह। अब ये बहादुर शाह कौन है? बहादुर शाह जो था वो कौन था? बहादुर शाह गुजरात का शासक था, अभी मैंने बताया आपको। तो जो बहादुर शाह वो गुजरात का शासक था, ये भी बहुत खतरनाक था, ये कूटनीतिक व्यक्ति था। तो इसने क्या किया? 1531 में पहले तो ये मालवा जीत लिया इसने, ये भी अपना साम्राज्य विस्तार करता जा रहा था। ये भी चाहता था कि मैं भी दिल्ली के राजा हुमायूं को हटाकर मैं दिल्ली पर शासन करूं। पहले इसने मालवा जीता 1532 में, 32 लगाई, 1532 में रायसेन का किला जीता इसने। 1533 में मेवाड़ में इसका संघर्ष हुआ। मेवाड़ में संघर्ष होने के बाद इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1535 में, ये 35 लिखा है यहाँ पे। 1535 में इसने चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो यहाँ की एक रानी थी, रानी कर्णावती, और यहाँ के एक राजा थे। राजा का मतलब है, इस जो रानी है कर्णावती का ये लड़का है विक्रमजीत, और ये विक्रमजीत लड़का किसका है? ये महाराणा प्रताप का लड़का है। ठीक है, अब ये महाराणा प्रताप का जो लड़का है विक्रमजीत, मैंने यहाँ पे महाराणा प्रताप बोल दिया, ये महाराणा सांगा के पुत्र थे विक्रमजीत। ठीक है, तो यहाँ पे ये शासन कर रहे थे, यानी महाराणा सांगा की जो वाइफ थी वो थी कर्णावती। अब महाराणा सांगा इस टाइम पे थे, यानी उनकी डेथ हो गई थी। महाराणा प्रताप की जो वाइफ थी कर्णावती, यहाँ पे शासन कर रही थी राजमाता के तौर पर, और ये उनका बेटा था। जब क्या हुआ था, इन महारानी कर्णावती को पता चला कि बहादुर शाह आ रहा है हमारे चित्तौड़ पर आक्रमण करने, तो इसने क्या किया भाई साहब, इसने अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद इसने सोचा भाई साहब हुमायूं को हम पत्र लिखते हैं। तो उसने हुमायूं को पत्र लिखा भाई, और इसने हुमायूं को पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि मैं आपकी बहन हूँ, और एक राखी भी उस पत्र के साथ दिलवाई, और बहुत सारी शर्तें रखी, जिसमें पूरी एक तरीके से गुलाम बन के रहने की पूरी शर्त थी। लेकिन क्या हुआ, और एक बहन के तौर पर भी उसने एक
पूरी की पूरी सिस्टमेटिक तरीके से एक पत्र बहुत बढ़िया तरीके से लिखा। और लिखने के बाद जब वो हुमायूं के पास पहुंचा तो हुमायूं ने जब उस पत्र को पढ़ा तो पहले तो उसको बहुत दया आई, और दया आने के बाद क्योंकि वो दूसरी साइड एक महिला शासिका थी इसलिए उसको दया तो आई, लेकिन जस्ट जैसे ही ये बात पता चली बहादुर शाह को, भाई साहब बहादुर शाह को जैसे बात पता चली इसने सोचा कि तो गड़बड़ हो जाएगी, हुमायूं आ गया तो इसने एक दिमाग लगाया और इसने कहा कि इसने भी एक पत्र लिखा। इसने कहा कि देखो हुमायूं भाई साहब, आप हमारे बीच में नहीं आए, क्योंकि अगर आप हमारे बीच में आए तो क्योंकि आप भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, और मैं अभी व्यस्त हूँ जाहिदों का मतलब जिहाद में व्यस्त हूँ। इसने ये कहा कि मैं अभी जिहाद में व्यस्त हूँ, कहते हैं ना जिहाद का नारा, तो बस उसी जिहाद में व्यस्त हूँ, क्योंकि दोनों मुसलमान थे, हुमायूं भी और बहादुर शाह भी। तो ये बात एक मुसलमान के धर्म के तौर पर हुमायूं ने मान ली कि मैं अभी जिहाद में व्यस्त हूँ, जो जिहाद को नहीं मानेगा उसको मैं खात्मा करूँगा उसका। बस इसी तौर पर ये बात हुमायूं ने मान ली और रानी कर्णावती का जो पत्र था उसको ठुकरा दिया, और वो हेल्प के लिए नहीं गया था कर्णावती की। वरना अगर कर्णावती की हेल्प के लिए भाई के तौर पर अगर हुमायूं आ जाता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसको जीत लेते। तो जब बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहाँ पे बहुत सारी सेना बड़ी वीरता के साथ लड़ी, और विक्रमजीत को मतलब कर्णावती एक तरीके से बहुत कर्णावती के साथ लगभग हजारों रानियाँ थी। दूसरा जौहर हुआ था ये, हजारों रानियों के साथ कर्णावती ने जौहर किया दूसरा 1535 में, और फर्स्ट जौहर जो हुआ था तो 1303 में रानी पद्मावती ने किया था। ये दूसरा जौहर था, बहुत ही बड़ा ये भी जौहर था। ठीक है, विक्रमजीत यहाँ पे मारे गए थे। कुल मिलाकर के ये यहाँ पे जो कंट्रोल हो गया था वो बहादुर शाह का हो गया था, बस इतनी बात क्लियर। जब यहाँ पे ये कंट्रोल बहादुर शाह का हो गया, फिर क्या हुआ, जब बहादुर शाह ने कंट्रोल कर लिया फिर हुमायूं को बात पता चली कि ऐसे तो यार ये पूरा साम्राज्य बहादुर शाह का हड़पते चला जाएगा। जब ऐसे ये बात हुमायूं को पता चली तो हुमायूं ने फिर इसकी तरफ सेना बढ़ाई बहादुर शाह को खदेड़ने के लिए। तो 1535 में इसने क्या है कि गुजरात विजय पर हासिल करने के लिए ये दिल्ली का जो राजा था हुमायूं वो गया और जा कर के बहादुर शाह को खदेड़ा और वहाँ पे अपना कंट्रोल किया। ठीक है, और वहाँ का सूबेदार किसको नियुक्त कर दिया, अस्करी को नियुक्त कर दिया। ठीक है, गुजरात विजय इसने हासिल तो कर ली, गुजरात विजय इसने हासिल तो की, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे ये गुजरात विजय उसके लिए बड़े आसानी से हासिल की और आसानी से इसने खो दी, वो बताऊंगा मैं अभी। तो 1539 में इसने बंगाल गौड़ को भी जीत लिया था, किसने, हुमायूं ने। इतनी बात क्लियर, यानी कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो अस्करी कौन था, ये हुमायूं का भाई था। यानी हुमायूं ने अपने ही भाई अस्करी को, वैसे तो ये ईर्ष्या रखते थे लेकिन हुमायूं एक ऐसा व्यक्ति था कि चलो यार छोटे भाई है, माँ चलता रहता है, थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देते हैं यार, छोटे भाई है कर दिए का चलता रहता है अभी है। तो अस्करी को फिर ये गुजरात का सूबेदार बना देता है, किसकी जगह पे, बहादुर शाह की जगह पे। इसको मार दिया जाता है हुमायूं द्वारा। कुल मिलाकर के ये सूबेदार बन चुका अस्करी, और अस्करी इतना नालायक था कि एक साल के अंदर मतलब ये मरा नहीं था बहादुर शाह, ये भाग गया था बहादुर शाह। तो एक साल के अंदर दोबारा बहादुर शाह आता है और बहादुर शाह दोबारा आकर के गुजरात को कंट्रोल कर लेता है। जितनी आसानी से ये हुमायूं ने गुजरात को जीता था उतनी ही आसानी से ये खो दिया था, किसकी वजह से, अस्करी की वजह से। वैसे तो बताते हैं ये बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि यहाँ से उसको बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था हुमायूं को। ठीक है, पर वो बस उसको धन ही मिल पाया था, अदरवाइज उसका जो क्षेत्र था वो दोबारा किसके पास चला गया, बहादुर शाह के पास चला गया। जब ये इसने फिर क्या हुआ, इसने 1539 में बंगाल गौड़ को जीता था। तो जब बंगाल जीता तो बंगाल का नाम इसने जन्नताबाद रखा था। और जब ये बंगाल गया था तो बंगाल जाते वक्त जो दिल्ली पर जो शासन, दिल्ली का जो शासक दे के गया था शासन, वो शेख बहलोल को दे के गया था। अब ये शेख बहलोल ऐसा व्यक्ति था कि जो ज़रूरत हुमायूं को पड़ती थी वहाँ से ये दिल्ली से सारा धन कहाँ पर पहुँचाया करता था, ये हुमायूं के पास पहुँचाया करता था बंगाल में। क्योंकि हुमायूं ऐसा व्यक्ति था, अगर उसने एक बार वो निकल जाता था तो जैसे बंगाल निकल गया एक बार तो करीब 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल मतलब बंगाल में ही रह रहा है, दिल्ली को कोई और देख रहा है। तो शेख बहलोल दिल्ली को देख रहा था। ये बात पता चली किसको, ये बात पता चली हिंदाल को कि भाई साहब हुमायूं आ नहीं रहे हैं, बड़े भाई हमारे, अब मुझे दिल्ली को मुझे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो शेख बहलोल की हत्या कर दी, किसने, शेख बहलोल की हत्या हुमायूं के भाई हिंदाल ने कर दी। अब देखो आगे मैं बताऊँ। बंगाल अभियान के दौरान हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया।
ये बात भाई साहब हुमायूं को पता चली। क्या है, ऐसी बात है, हमारे भैया हिंदल ने दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया। अरे उसने सोचा कि चलो कोई नहीं, भाई ये छोटा, गलतियां कर देते हैं छोटी मोटी, उसको समझाएंगे आसानी से मान जाएगा। इस तरीके से वो इस सोच के साथ वो बंगाल से चला दिल्ली की तरफ। कौन? हुमायूं। क्योंकि वो बंगाल पे कंट्रोल किया था ना उसने 1539 में, तो वहाँ से वो चला और वो जा रहा था। तो जैसे ये भारत है, ठीक है, ये जैसे ये भारत है, तो यहाँ पे ये रोड जाता है, ये जीटी रोड। अभी शेरशाह सूरी ने इस पर गिट्टी बिछवाने का काम किया था। वैसे तो ये रोड पहले से कच्ची रोड बनी हुई थी, पहले से शुरू से ही। तो इसी रोड से, कच्ची रोड पर ही होकर जा रहा था कौन? हुमायूं। कहाँ का? दिल्ली की तरफ, यहाँ बंगाल से। जब ये दिल्ली की तरफ जा रहा था तो ये बात पता चल गई किसको? शेर खान को। शेर खान को ये बात पता चल गई है। अब देखो, शेर खान को पता चली तो उसने क्या किया, इसकी पहले में शेर खान क्या कर रहा है, कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। देखो शेर खान के बारे में थोड़ा जाने तो शेर खान 1536 में बंगाल को जीता था इसने। शेर खान ने 1536 में क्या किया, पहले ये किसकी सेना में था? पहले ये हुमायूं की सेना में था। शेर खान जब हुमायूं की सेना में था, और हुमायूं भी जब सैनिक ही, मतलब हुमायूं भी तब कमांडर ही था जब बाबर का शासन था। तो बाबर ने एक बात कही थी हुमायूं से कि बेटा सुन, अगर तेरे शासनकाल में अगर कोई बाधा बनेगा तो ये व्यक्ति है शेर खान, ये बाधा बनेगा, इससे ज़रा बच के रहना। वही हुआ आगे चल के 1536 में ये कमांडर के तौर पर कुछ सेना लेकर के भाग गया और बंगाल को इसने कंट्रोल कर लिया। एक बार बंगाल को इसने कंट्रोल कर लिया और वहाँ का शासक था मोहम्मद शाह को इसने हरा करके बंगाल पर कंट्रोल कर लिया। फिर क्या हुआ कि जब बंगाल पर कंट्रोल कर लिया इसने, ये बात पता चली किसको? हुमायूं को। हुमायूं ने कहा बेटा तू यार हमको धोखा दे रहा है, चल रुक जा, तेरी ऐसी तैसी करेंगे अब। जब ये खबर किसको पता चली? शेर खान को। शेर खान ने कहा कि अरे मालिक ऐसी बात नहीं है, हम तो आपके ही गुलाम हैं और ये थोड़ी बड़ी गलती हो जाती है, हम तो आपके गुलाम है। ये थोड़ा, ये मोहम्मद शाह था, ये थोड़ा नाटक कर रहा था, इसलिए हमने इसको थोड़ा मार मूर दिया, इसलिए कोई गलती नहीं है, हम आपके अधीन ही है, टेंशन मत लो। ये बात मान ली हुमायूं ने। और मानने के बाद ये फिर थोड़े 1 साल बाद फिर दोबारा इसने अटैक कर दिया। शेर खान ने किस पर अटैक कर दिया? वहीं बंगाल के दूसरे आसपास के जितने राजा थे उन पर अटैक कर दिया। फिर भाई साहब ये पता चला हुमायूं को, यार ये तो ज़्यादा बदतमीज होता जा रहा है, हमें इसको थोड़ी छूट दे रहे हैं और ये तो यार आक्रमण करता, अपना विस्तार कर रहा है, ये तो अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है, ये शेर खान अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है। भाई साहब हुमायूं को गुस्सा आई। हुमायूं ने फिर एक और पत्र लिखवा करके एक आदमी को भेजा, और उस टाइम पे चुनार जो किला था, उस चुनार किले में ये शासन कर रहा था शेर खान। तो जब हुमायूं का जो एक पत्र पहुंचा तो पढ़ा पत्र, उसने कहा कि अब शेर खान कमज़ोर नहीं है, अब ताकतवर हो चुका है, जिसे आना हो आ जाए। भाई साहब हुमायूं को गुस्सा आई। हुमायूं आया बहुत बुरी शक्ति लेकर के, पूरी सेना फैना सब लेकर के आया और चुनार पर कंट्रोल कर लिया। साला भाग गया। कौन भाग गया? शेर खान भाग गया। और शेर खान ने कहा कि मालिक गलती हो गई, मालिक गलती फिर उसने कहा मालिक गलती हो गई। और फिर शेर खान माने कि गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अब तू जा निकल, अब तेरे लिए यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। वो चला गया। फिर क्या हुआ, जब चला गया शेर खान तो वहाँ पे उसने थोड़ी जगह देखी, अपनी पुराना किला देखा, कुछ नहीं मिला उसे, और उसका जीवन मतलब बहुत बेकार हो चुका था। फिर उसका एक दोस्त था चिंतामणि, किसका? शेर खान का। शेर खान का एक दोस्त था चिंतामणि। चिंतामणि का जो किला था एक, वो था रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला था वो बहुत ही अच्छा था और उसके दरवाजे बहुत ही मजबूत थे, और इन दरवाज़ों को अगर कोई बंद कर देता था तो रोहतासगढ़ को जीतना मुश्किल था। तो चिंतामणि से रिक्वेस्ट करता है शेर खान कि भैया चिंतामणि यार मेरी हेल्प कर दे, मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे सब परेशान हैं, क्या करूं, कोई नहीं है मेरा, अब तो हम मतलब सभी परेशान हैं। तो ये चिंतामणि ने ये समझा और इसकी हेल्प करी। और चिंतामणि ने कहा देख भाई, तू हमारे किले में अपनी बीवी बच्चे और औरत बूढ़े ऐसे लोगों को हम एंट्री दिला सकते हैं, और नौजवानों को हम नहीं दिला पाएंगे। तो बस यही था। ये अपनी सारी सेना लेकर के 2 किलोमीटर दूर शेर खां लगा हुआ था, और रोहतासगढ़ जो किला था उस पर इसने कंट्रोल कर लिया। किसने? शेर खान ने, अपने मित्र चिंतामणि को धोखा दे करके। और वो किले के जब दरवाजे खुले हुए थे, उस किले में ये लोग एंटर कर रहे थे, उसी टाइम पर ये 2-2.5 हज़ार की सेना लेकर के रोहतासगढ़ पर किले पर आक्रमण कर लिया।
ठीक है। वहाँ पर रोहतासगढ़ के किले पर आक्रमण इसने कर लिया और वहाँ पे ये रहने लगा। फिर हुमायूं ने फिर दोबारा अटैक किया रोहतासगढ़ के किले पर। फिर वहाँ से शेरशाह फिर भाग गया। अब शेरशाह रह रहा है कहीं अंत, अपनी जीवन काट रहा है। ठीक है, यहाँ की बात क्लियर। अब देखूँ, जब जीवन काट रहा है, अब यहाँ पे बात आती है दिल्ली वापस आते समय। कौन? हुमायूं। अभी मैंने पॉइंट छोड़ा था ऊपर, तो वहाँ से अब दिल्ली वापस आ रहा है कौन? हुमायूं। तो किस रास्ते से आ रहा है? जीटी रोड के रास्ते से। यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? बंगाल से। ये बात पता चलेगी किसको? शेर खान को। भाई शेर खान जब तो भाग गया था, क्योंकि ये दुश्मनी पुरानी थी इसकी, क्योंकि हुमायूं ने इसको हराया था और ये भाग गया था। भाई साहब ये बात पता चलेगी शेर खान को कि अब दिल्ली का सुल्तान हुमायूं बंगाल से दिल्ली जा रहा है। भाई साहब ये पता चली कि वो जा रहा है, वो जीटी रोड से जा रहा है। ये गलती कर दी उसने बता करके कि मैं जीटी रोड से जा रहा हूँ। बीच में रोक लिया और कहा कि भाई हुमायूं आप नहीं जा सकते। ये जैसे सुना हुमायूं ने, भाई ओ भाई ले, ये तो यार शेर कहाँ है, अब क्या होगा? फिर क्या हुआ, इसने थोड़ी संधि बंदी करी और ये कहा कि देख बेटा हुमायूं ने कहा, देख बेटा शेर खान, ऐसा करते हैं, तू थोड़ा पीछे हट जाना, मैं सेना लेकर के आऊँ तो, और तुझे हम पूरे बंगाल और बिहार और पूर्वी जो भारत है वो तुझे सौंप देंगे भाई शेर खान, पर तू हमें अभी निकल जाने दे। मतलब ऐसा कहा उसने। ये बात भी उसे अच्छी लगी, शेर खान को, शेरशाह सूरी को अच्छी लगी। उसने कहा कि बात तो सही है यार, अच्छी बात है, लेकिन उसके दिमाग में एक थॉट आया कि इसने मुझे परेशान बहुत किया है, इसको मैं भी परेशान करूँगा। भाई साहब फिर क्या हुआ, जैसे ही हुमायूं कन्नौज पहुँचा, और कन्नौज में पहुँचते ही जो क्या नाम है उसका, शेर खान ने चौसा के युद्ध में, चौसा एक जगह पड़ती है कन्नौज में, तो उसी युद्ध, बताते हैं कि युद्ध है लेकिन युद्ध कुछ नहीं है ये। जैसे ही ये पता चलता है किसको? शेर खान को और हुमायूं को कि भाई साहब आगे शेर का खड़ा है, अब ये मुझे जाने नहीं देगा। तो क्या हुआ, तो वैसे तो ये बताते हैं कि जो हुमायूं था वो जा रहा था और उसने उसकी बातें शर्त मान ली थी और वो पीछे हटने को तैयार था। लेकिन क्या हुआ कि पत्र में तो उसने बोल दिया था कि मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन वो एक्चुअल में पीछे नहीं हटा था, वो पीछे हटने की बजाय आगे आ गया था और हुमायूं से बोल दिया था कि मैं पीछे हट जाऊँगा। लेकिन जैसे ही ये सब पता चला कि हुमायूं उस वक्त अपना मुँह धो रहा था, और मुँह धोते ही वक्त और शेरशाह सूरी की सारी सेना उस पर अटैक कर दिया और उनको भागने तक का मौका नहीं मिला। फिर भी उसकी पत्नी हुमायूं की रह गई थी उस टाइम पर, जो शेरशाह सूरी ने बाइज्जत आगरा पर पहुंचवाई थी, और हुमायूं वहाँ से भाग गया था। जब हुमायूं वहाँ से भाग गया था तो हुमायूं की जान जो बचाई थी वो निज़ाम मिस्ती ने बचाई थी। और इस निज़ाम मिस्ती से हुमायूं ने वादा किया था कि भाई तुझे मैं एक दिन का राजा बनाऊंगा दिल्ली का। और जब ये राजा बना तो इसने चमड़े के सिक्के चलवाए, और सबसे ज़्यादा जो चमड़े के सिक्के चलवाए वो MBT ने चलवाए, मोहम्मद बिन तुगलक ने, तुगलक वंश में। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने चमड़े के सिक्के चलवाए? तो वो है निज़ाम शाह। और ऐसा कौन शासक है जिसने चमड़े के सिक्के चलवाए? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यानी ये चौसा का युद्ध माना जाता है क्योंकि ये चौसा में हुआ था 27 जून 1539 को, करमनासा गंगा नदी के बीच में। हालांकि हुमायूं के पास बहुत सारी तोपें और इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, लेकिन करमनासा और गंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से वहाँ पे वो सामान नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि वो सामान भीग गए थे ज़्यादातर। इसी युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी शेरशाह सूरी ने, क्योंकि वो जीत गया था, और यहीं से इसका कंट्रोल आ जाता है पूरी दिल्ली पर। अब दिल्ली पर कैसे आ जाता है ये देखो, अभी तो ये दिल्ली नहीं है, अभी ये कन्नौज में है, अभी कन्नौज में है। हुमायूं भाग चुका है और उसकी जान किसने बचाई है? निज़ाम मिस्ती ने। और अब इसको मौका मिल गया किसको? शेरशाह सूरी को, क्योंकि शेरशाह सूरी को पता चल गया है कि अब दिल्ली में कोई है नहीं है, दिल्ली में है हिंदाल को तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। तो क्या हुआ कि चल दिया ये दिल्ली की तरफ शेरशाह सूरी, उधर हुमायूं भी चल दिया आगरा की तरफ। तो वहाँ पे वो पहुँचा दिल्ली, दोनों सबसे पहले पहुँच गया हुमायूं, और हुमायूं पहुँचा तो उसने कहा कि बेटा हिंदाल यार तू क्या कर रहा है, ऐसा मत कर, अपना भाई है आखिरकार। हिंदाल उस टाइम पर तो मान गया और दोनों साथ हो गए। जब वो दोनों साथ तो हो गए, लेकिन साथ होने के बावजूद भी वहाँ पर जो सेना बची थी दिल्ली में, वो बहुत कम सेना बची थी शेरशाह सूरी के मुकाबले। तो फिर ये दूसरा युद्ध होता है 1540 में। 1540 में ये दूसरा युद्ध होता है जब शेरशाह सूरी दिल्ली पहुँच जाता है, हुमायूं भी दिल्ली पहुँच जाता है, और उसका भाई हिंदाल भी दिल्ली में ही था।
तो ये वॉर होता है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। सेनाएं चलकर आती हैं कन्नौज और वहाँ पर बिलग्राम का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं की मतलब हार हो जाती है और शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं वहाँ से भाग जाता है। भागकर आगरा जाता है, आगरा के बाद पंजाब जाता है, पंजाब के बाद वो सीधा सिंध और ईरान पहुँच जाता है। वहाँ से ये सोच सोच करके ये अपनी शक्ति बढ़ाता है, धीरे 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 अपनी शक्ति बढ़ाता है। शक्ति बढ़ाने के बाद ये क्या करता है वो अभी मैं नीचे बताऊँगा, पहले इसको समझ लीजिए कि जो यहाँ पे ये वंश स्थापित हुआ कन्नौज के बिलग्राम युद्ध में जो जीता शेरशाह सूरी, ये द्वितीय अफगान वंश की स्थापना करता है। पहला अफगान वंश लोधी वंश को पहला अफगान वंश कहते हैं, द्वितीय वंश ये सूरी वंश को द्वितीय अफगान वंश कहते हैं। ठीक है, और इसका फाउंडर कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसका फाउंडर है, ठीक है, संस्थापक। अब देखो, जब हुमायूं भाग गया और ये ईरान रहने लगा तो इसने क्या किया, इसने 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी की। 1541 में इसी हमीदा बानो बेगम से एक बच्चा उत्पन्न हुआ, उसका नाम है अकबर। इतनी बात क्लियर। और ये बात ध्यान रखना कि अकबर का जो जन्म हुआ है वो किसी राजमहल में नहीं हुआ है, वो भी ऐसे ही लड़खड़ाता हुआ एक मतलब भटकते भटकता भटकाव का जीवन रहा है, भटकाव में इसका जन्म हुआ है एक तरीके से अकबर का। फिर 1545 में अस्करी और कामरान से युद्ध करता है। कौन? हुमायूं। क्योंकि अस्करी और कामरान ये दोनों शत्रु माने जाते हैं इसकी, क्योंकि इन्होंने साथ नहीं दिया था हुमायूं का। हुमायूं इनका साथ देना चाहता था लेकिन इन्होंने नहीं दिया था, क्योंकि बाबर ने कह दिया था हुमायूं से कि बाबर ने कह दिया था हुमायूं से कि हुमायूं भाई तू अपने भाइयों के साथ अपना अच्छे से व्यवहार करना, कभी उनको धोखा मत देना। लेकिन भाई दूसरे भाई ही अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे करे भाई, तुम ही बताओ। तो अस्करी और कामरान को पहले इन्होंने बहुत परेशान किया था, अस्करी और कामरान ने हुमायूं को, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गया था उससे और ये काबुल और कांधार इनसे जीत लिया इसने, हुमायूं ने। फिर 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। हुमायूं और बेहद खां तातार खां सेनापति थे, ये किसके? सिकंदर शाह के। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 में, जिसमें हुमायूं जीत जाता है और दोनों सेनापति को ख़त्म कर देता है। फिर सीधा सेनापति की जगह पर कौन आता है? सिकंदर शाह सूरी आता है, जो शेरशाह सूरी का लड़का था, क्योंकि शेरशाह सूरी तब तक मर चुका था। अब 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। ये सीधा डायरेक्ट किससे होता है? सिकंदर शाह सूरी थे, ठीक है, जिसमें सिकंदर शाह सूरी मारा जाता है और हुमायूं जीत जाता है। ठीक है, हुमायूं जीत गया। अब 1556 में क्या हुआ? जैसे ही हुमायूं जीत गया तो फिर उसके हाथ में कंट्रोल में दिल्ली कंट्रोल में आ गई। दिल्ली कंट्रोल में आते ही 1556 में धीरपरा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में किसकी मौत हो गई? हुमायूं की डेथ हो गई। ठीक, लैनपुर ने क्या कहा है? लैनपुर एक लेखक है, उसने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इसकी मौत हो गई। फ्लैटरिंग लाइफ रही है इसकी, लैनपुर ने कहा हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। इसका निर्माण बीगा बेगम हाजी बेगम ने करवाया था। 1556 से लेकर के 72 तक ये मतलब बन पाया था। 1556 में शुरू, 72 में पूरा हुआ था। इसके वास्तुकार मिर्जा गालिब नहीं, मैंने गालिब बोल दिया, मिर्जा गियास थे। इनके वास्तुकार थे मिर्जा गियास और मुग़ल शैली पर ये आधारित है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मुग़लों का कब्रिस्तान इसे कहा जाता है, हुमायूं के मकबरे को। क्यों? क्योंकि हुमायूं के मकबरे के आसपास जितने भी सारे छोटे बच्चे, बहन इसकी और मतलब बीवी बच्चे सारे इसी मकबरे के आसपास दफनाए गए थे, इसलिए इसको कब्रिस्तान, मुग़लों का कब्रिस्तान कहा जाता है। 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये पहला उद्यान मकबरा है। 1993 में शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज़्यादातर। हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना, ये यहाँ पे हुमायूं की रचना लिख दी है, हुमायूंनामा होगा यहाँ पे। हुमायूंनामा की रचना किसने? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की चचेरी बहन थी कौन? गुलबदन बेगम। ठीक है, लैंग्वेज फारसी लैंग्वेज में ये लिखी थी हुमायूंनामा, किसने? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं के समय चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली और यूसुफ और अब्दुस समद और दोस्त कौन थे? मुसीबिद। ये 4 चित्रकार थे हुमायूं के समय। ठीक है, ये याद कर लेना आप, मीर सैयद अली और यूसुफ और अब्दुस समद और दोस्त मुसीबिद। इतनी बात के लिए यानी हुमायूं बस यहीं तक शासनकाल है हुमायूं का। यहाँ तक इस तरीके से हुमायूं की जीत हुई, इस तरीके से हुमायूं लड़खड़ाता रहा, मतलब पूरा जीवन काल हमने हुमायूं का जस्ट 29 मान के चलिए 30 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से अगर आपको पूरा विस्तार से आप हिस्ट्री पढ़ते रहे ना, तो मैं वादा करता हूँ कि आप हिस्ट्री में मतलब शानदार, कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं आपको एग्जाम में, चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो, एसएससी CGL का हो, CHSL का हो या रेलवे का NTPC हो, ग्रुप D हो, जो भी एग्जाम हो,
सब में आपको टॉप में टॉप मतलब पूरे में पूरे नंबर लाओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।